आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड एज यू कैन रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द चैप्टर पोएट्स एंड पेनकेक्स। जो चैप्टर था वो हमने डिस्कस किया बच्चों, और आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर है पोएट्स एंड पेनकेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने आता है बच्चों। Notice these words and expressions in the text, infer their meaning from the context। ठीक है, आपको ये वर्ड्स देखने हैं और इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, क्या इनका तात्पर्य है, क्या इनका अर्थ है, आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यानी कि अपनी नोट टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको इनकी जो मीनिंग है वो बतानी है बच्चों। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने आता है स्टूडेंट्स, वो है ब्लू ओवर। ठीक है, तो इस वर्ड को याद करने की कोशिश करो बच्चों। ये वर्ड आपने कहाँ सुना था, ब्लू ओवर? पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ब्लू ओवर का मतलब होता है गिव अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। ठीक है, जब कभी भी आप किसी इंसान पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो आप जो चीजें उसे गुस्से में सुनाते हैं, ठीक है, जो जो बातें आप गुस्से में कह देते हैं, वो सारा स्पीच, वो सारा कथन, और या फिर आप गुस्से में होते हैं या फिर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं, या फिर उस पर कोई आरोप लगा रहे होते हैं, एक्यूजेशन लगा रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ब्लू ओवर। और ये कब हुआ था स्टोरी में? जो एक्ट्रेस थी वो किसी रीजन से, बिकॉज शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। ठीक है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन थी, उनको टेम्परामेंट प्रॉब्लम्स रहती थी, उनको क्या हो जाता था, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेती थी और गुस्सा करती थी। तो ऐसी ही एक बार सेट में वो क्या करती हैं, शी गॉट ब्लू ओवर, वो किसी पे गुस्सा कर देती हैं बहुत ज्यादा। तो यहां से आपका फर्स्ट वर्ड आ जाता है बच्चों। जो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स, दैट इज वॉज स्ट्रक डम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वॉज स्ट्रक डम का मतलब होता है बच्चों रेंडर स्पीचलेस, यानी कि जब आपको कोई बात समझ नहीं आती और क्या हो जाते हैं आप, स्पीचलेस हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी कहने लायक नहीं बचते, एज बाय सरप्राइज और शॉक। और किस वजह से आप नहीं बोल पा रहे होते? क्योंकि आप किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज रहते हैं, हैरान रहते हैं, या फिर आपको कोई शॉक लगता है। ठीक है, इस वजह से आप क्या हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। दैट इज कॉल्ड वॉज स्ट्रक डम। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स कैटापल्टेड इनटू। कैटापल्टेड इनटू का मतलब होता है टू शूट फोर्थ और लॉन्च, यानी कि कहीं पे आगे की ओर बढ़ना, मार्च करना, आगे बढ़ना इज कॉल्ड कैटापल्टेड ऑन। ठीक है, जैसे कि जो फॉर एग्जांपल आपका रॉकेट होता है, वो आगे की तरफ शूट करता है, लॉन्च होता है, दैट इज कॉल्ड कैटापल्टेड इनटू। द फोर्थ वर्ड इज अ कोट ऑफ मेल। अ कोट ऑफ मेल का मतलब हो जाता है बच्चों एन आर्मर्ड कोट मेड ऑफ चेन मेल। ठीक है, इंटरलिंक्ड रिंग्स और ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स। एक ऐसा कोट, आर्मर्ड कोट, यानी कि जो आपको क्या कर रहा हो, पूरी तरह से कवर कर रहा हो, और किसका बना हो बच्चों? चेन्स हो उसमें, और जिसमें की रिंग्स क्या हो, जो छल्ले होते हैं वो क्या हो, इंटरलिंक्ड हो एक दूसरे से, इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे कनेक्टेड रिंग्स हो, जिसमें ओवरलैपिंग मेटल प्लेट्स, और मेटल की प्लेट्स जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हो, जैसे इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी के ऊपर तीसरी, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से उनको क्या कहेंगे बच्चों? अ कोट ऑफ मेल। नाउ द फिफ्थ वर्ड इज प्लेड इनटू देयर हैंड्स। प्लेड इनटू देयर हैंड्स का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स टू एक्ट और बिहेव सो एज टू गिव एन एडवांटेज टू। ठीक है, जब आप कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं, सामने वाले को आप एडवांटेज देने का काम करते हैं, कि आप सामने वाले को पहल करने दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, या फिर उसको एडवांटेज लेने दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेड इनटू देयर हैंड्स, यानी कि उनके हाथों में, या फिर जैसे कहते हैं ना कि उनके चंगुल में फंस जाना। तो चंगुल में फंस जाना यानी कि उनको एडवांटेज दे देना, किसी भी पर्सन को एडवांटेज दे देना, खासकर अपने ओपोनेंट को। ओपोनेंट कौन होता है बच्चों? आपका एनिमी। ठीक है, आपका एनिमी जिससे आप फाइट कर रहे हैं, उसको आप अपना क्या दे दें, एडवांटेज दे दें, तो क्या कहलाता है बच्चों? प्लेड इनटू देयर हैंड्स। सिक्स्थ वर्ड हो जाता है बच्चों द फेवरेट हॉन्ट। फेवरेट हॉन्ट का मतलब होता है अ फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप बार बार जाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेवरेट हॉन्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंटली विजिटेड यानी कि बार बार जाना, दैट इज अ फेवरेट हॉन्ट। लास्ट वर्ड हो जाता है बच्चों हर्ड अ बेल रिंगिंग, कि आपने
बेल बजते हुए सुनी, उसको क्या कहेंगे? स्टिरिंग एन ऑफन इनडिस्टिंक्ट मेमोरी, यानी कि आपको बहुत कोई पुरानी मेमोरी अगर जब याद आ जाती है, अचानक से आपके दिमाग में आती है वो मेमोरी, तो उसको कहते हैं हर्ड अ बेल रिंगिंग। ठीक है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि दिमाग की घंटी बजी, यानी कि आपको अचानक से कुछ रिमाइंड हो गया पास्ट का। इट इज हर्ड अ बेल रिंगिंग। सो दीज वर्ड्स आर, आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। इनको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेयरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप कॉल? ठीक है, फेरी मिजरी किसके लिए वो यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? ठीक है बच्चों, खासकर उन लोगों के लिए जिनके साथ क्या किया जा रहा है, दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी कि जिनका मेकअप किया जाता था, उनके लिए जो राइटर हैं फेयरी मिजरी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप रूम हुआ करते थे, वो कैसे लगते थे? लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, वो ऐसा लगता था कि ये क्या है? सैलून है। ठीक है बच्चों, आपको पता है सैलून क्या होता है? जो कि बार्बर शॉप होती है, उसकी तरह वो बिल्कुल लगा करते थे, जहां पे क्या होती थी? चेयर्स होती थी। इट हैड अराउंड हाफ अ डजन मिरर्स, और काफी सारे वहां मिरर्स हुआ करते थे, जैसे कि सैलून में होते हैं और बार्बर शॉप में होते हैं। विद इनकेंडेंसेंट लाइट्स, इनकेंडेंसेंट लाइट्स क्या होती हैं बच्चों? जो एकदम लाइट को, फ्लैश को आपके फेस पे क्या करती हैं? फोकस करती हैं, और साथ ही साथ उनसे हीट भी जनरेट हो रही होती है, और ये लाइट्स सभी एंगल से आपके चेहरे पे रहती थी। द आर्टिस्ट वुड फील द हीट इमिनेटिंग फ्रॉम दीज लाइट्स, जो आर्टिस्ट होता था, जिसका मेकअप हो रहा होता था, वो इन लाइट्स से निकलती हुई हीट को महसूस कर पाता था। इमिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों निकलती हुई। ठीक है, जो हीट निकल रही होती है, निकलती हुई। Thus the writer uses the term fiery misery, इसलिए ही जो राइटर हैं वो ये टर्म फियरी मिजरी यूज करते हैं, क्योंकि वो एक सच में एक मिजरेबल सिचुएशन थी हर आर्टिस्ट के लिए जिसका मेकअप हो रहा होता था। टू डिनोट द अनकंफर्टेबल सिचुएशन, क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती थी सभी आर्टिस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंसिडर योर सेल्फ, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, आप एक बार्बर की शॉप में बैठे हैं बच्चों, ठीक है, या फिर सैलून में, या कहीं पे भी आप बैठे हैं, और आप पे बहुत ज्यादा लाइट लगा दी जाए जिससे कि हीट निकल रही हो, तो आपको खुद को उस वक्त बहुत ही अनकंफर्टेबल यानी कि असहज महसूस होता है। क्लियर? अब दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, इसीलिए इस टर्म का यूज राइटर ने किया है, द फियरी मिजरी। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आता है कि What is the example of national integration that the author refers to? ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि वही बात हो जाती है बच्चों, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता की बात जो ऑथर करते हैं, उसका क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जेमिनी स्टूडियोज? क्लियर बच्चों? तो देख लेते हैं। द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये हमें ऑथर बताना चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियोज का, वो अपने आप में एक उदाहरण था किसका? नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता का। तो किस तरह से वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था या उदाहरण था, ये जान लेते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार ये ऐसा इसलिए था बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगहों से, रीजन का मतलब होता है बच्चों अलग अलग जगह। ठीक है, अलग अलग जगहों से यहाँ, और रिलीजियस ग्रुप्स के लोग वहां पे एक साथ वर्क टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट, एक साथ काम कर रहे थे एक ही छत के नीचे, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे कि हमने देखा कि वहां पे अलग अलग कुछ लोग महाराष्ट्र के थे बच्चों, ठीक है, चेन्नई तो था क्योंकि वो चेन्नई में ही सिचुएटेड था। कुछ लोग बच्चों बंगाल से थे, कुछ स्टूडेंट्स बिहार से थे, सम वर फ्रॉम केरला। इस तरह से अलग अलग जगह से वहां लोग थे, और साथ ही साथ रिलीजियस बिलीफ के लोग भी थे। वहां पे ब्राह्मण्स भी थे, हमने देखा। ठीक है, अगर हम कोठामंगलम सुब्बू की बात करें तो एक ब्राह्मण फैमिली से थे, और वहां पे बच्चों क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और दूसरे अदर रिलीजन्स के लोग भी वहां थे। द डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय अ बंगाली, जो डिपार्टमेंट का हेड थे वो कौन थे? एक बंगाली थे। हु वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन, जिसके बाद कौन थे? एक महाराष्ट्रियन थे। द अदर हेल्पर्स इंक्लूड, जो दूसरे हेल्पर वहां पे थे जो मेकअप में हेल्प का काम करते थे, वो कौन थे बच्चों? धरवार कनेडिगा, कनेडिगा थे, और एक आंध्रा के पर्सन भी थे, मद्रास से भी वहां पे लोग थे, और इंडियन क्रिश्चियन भी थे।
एंग्लो बर्मीज भी वहां पर थे। एंग्लो बर्मीज यानी कि बच्चों जो आधे अंग्रेज और आधे बर्मा के क्या कह सकते हैं सिटीजन थे। एंड द लोकल तमिल्स, और जो वहाँ की लोकल तमिल्स थे, तमिलनाडु के खुद के लोकल लोग भी वहां पे एक साथ काम कर रहे थे। इसलिए जो ये जगह है उसको ऑथर बताते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण था, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के धर्मों के लोग और जगहों के लोग एक साथ मिलजुल करके काम कर रहे थे। तो ये राष्ट्रीय एकता का अपने आप से ही एक प्रतीक बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस आंसर को नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। Okay, students, now see the next question. What work did the office boy do in the Gemini Studios? जो ऑफिस बॉय हुआ करता था जेमिनी स्टूडियोज में, उसका आखिरकार क्या कार्य था? Why did he join the studio? लेकिन उसने स्टूडियो असल में किस लिए ज्वाइन किया था? क्या जो वो काम कर रहा था उसी काम को करने के लिए उसने स्टूडियो ज्वाइन किया था, या फिर वो कुछ और करना चाहता था, किसी और मकसद से जेमिनी स्टूडियोज में आया था? Why was he disappointed? और वो अपने जॉब से क्यों डिसअपॉइंटेड था, यानी कि अपनी जॉब से क्यों निराश था? ठीक है बच्चों, इसका आंसर देते हुए हम कहेंगे कि द ऑफिस बॉय was responsible for the makeup of the people who formed part of the crowd in the films. ऑफिस बॉय का भी मेकअप करने का काम होता था, लेकिन वो सिर्फ किसका क्राउड करता था बच्चों? किसका मेकअप करता था? जो क्राउड होता था, जो क्राउड वर्क होता, जो क्राउड आर्टिस्ट होते थे, यानी कि जो भीड़ में जो लोग खड़े रहते हैं उनका ही मेकअप वो किया करता था। He used to mix his paint in a giant vessel. वो अपने पेंट को एक बड़े से, जाइंट का मतलब होता है बच्चों काफी विशाल, विशाल वेसल हो गया आपका बच्चों एक तरह का बर्तन आप कह सकते हैं, या फिर कोई टम्बलर, कुछ भी कह सकते हैं आप, बर्तन ही मान लीजिए, जिसमें वो अपने पेंट को रखता था। उसमें अपने ब्रश को डिप करके स्लैप द पेंट ऑन द फेसेस ऑफ द प्लेयर्स, और फिर जो क्राउड में जो प्लेयर्स होते थे, जो कोई रोल प्ले कर रहे होते थे, उनके फेसेस में उस पेंट को लगाया करता था। He had joined the Gemini Studios years ago, और उसने Gemini Studios कई साल पहले ज्वाइन किया था, aspiring to become an actor, क्योंकि वो क्या बनना चाहता था? एक एक्टर बनना चाहता था, एक कलाकार बनना चाहता था, और स्क्रिप्ट राइटर, या फिर आप कह सकते हैं वो स्क्रिप्ट राइटर भी बनना चाह रहा था। स्क्रिप्ट राइटर कौन होते हैं बच्चों? जो एक्टर्स के डायलॉग्स वगैरह होते हैं उनको जो लिखते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं स्क्रिप्ट राइटर। और डायरेक्टर, डायरेक्टर आपको पता ही है, निर्देशक होते हैं। और लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट कौन होते हैं बच्चों? जो आपने मूवीज में जो सॉन्ग्स वगैरह देखे हैं, जो सॉन्ग्स के बोल होते हैं, उनको लिखने वाले कौन होते हैं बच्चों? लिरिसिस्ट होते हैं। ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद द स्टूडियो दैट फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज टैलेंट। वह इसलिए निराश रहता था क्योंकि जेमिनी स्टूडियो कभी भी उसके टैलेंट को नहीं पहचान पाया, और उसे एक ऑफिस बॉय बनाकर ही रख दिया। ठीक है, उसके टैलेंट को कभी वहां पे उभरने का मौका नहीं दिया गया। ही कॉल्ड इट अ डिपार्टमेंट, इसलिए वो उसे क्या कहता था? डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि किनके लिए ठीक है? सिर्फ बार्बर्स, यानी कि जो बाल काटते हैं, जो नाई होते हैं, उनके लिए, या फिर परवर्ट्स। परवर्ट्स क्या होता है बच्चों? बुरे लोगों को हम क्या कहते हैं? कोई जो बुरा व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं बुरा इंसान, इज कॉल्ड परवर्ट। ठीक है, जिसकी थोड़ी जो हम कह सकते हैं जो सोच होती है वो अच्छी नहीं होती, बुरी सोच वाले इंसानों को क्या कहा जाता है? परवर्ट्स। तो कहना चाहता था कि ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बार्बर्स और बुरे लोग ही इस डिपार्टमेंट में शामिल हैं। मुझ जैसे अच्छे और टैलेंटेड लोगों को यहाँ पे कोई जगह नहीं दिया जाता, और हमारे टैलेंट को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है। तो ऐसा ऑफिस बॉय का कहना था, और इस वजह से ही यूज्ड टू रिमेन डिसअपॉइंटेड। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स बोथ नोटेड डाउन सून। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सामने आता है, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? कि लोगों को ऐसा क्यों लगता था? अपीयर होता है, अपीयर होना यानी कि ऐसा क्यों प्रतीत होता था? ठीक है, अपीयर मींस प्रतीत होना। ऐसा क्यों प्रतीत होता था कि जो ऑथर है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे इस चैप्टर के राइटर है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं स्टूडियोज में, जबकि वो काम कर रहे होते हैं। तो जान लेते हैं बच्चों इसका आंसर। द जॉब ऑफ द ऑथर, जो ऑथर की जॉब थी वो क्या थी? आप सभी जानते हैं कि वो न्यूज़पेपर कट किया करते थे। न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स आती थी, न्यूज आती थी, उनको कट करके वो उनकी क्लिपिंग्स को क्या करते थे बच्चों? फाइल करते थे। फाइल देम यानी कि फाइल में मेंटेन किया करते थे। ठीक है, फॉर दी अदर एम्प्लॉयज, और जो दूसरे एम्प्लॉयज थे वहां पे, ऑल ही सीम टू बी डूइंग इज स्टीयरिंग न्यूज़पेपर्स। उनको ऐसा लगता था ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स ही पूरा दिन भर फाड़ता रहता है, विच अकॉर्डिंग टू देम डिड नॉट क्वालिफाई एज वर्क, जो उन लोगों के लिए एज अ वर्क क्वालिफाई नहीं करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि न्यूज़पेपर फाड़ना, न्यूज़पेपर कट करना भी कोई काम हो सकता है क्या? इस वजह से वो मानते थे कि ये पूरा दिन भर कुछ भी काम नहीं करता है, और जब भी कोई काम होता था तो वो उसके पास लेकर के आ जाया करते थे, और साथ ही साथ उसको काफी सारे लेक्चर्स भी सुनाया करते थे कि तुम्हें
काफी ज्यादा काम करना चाहिए और तुम अपने उससे अकॉर्डिंग काफी कम काम कर रहे हो। तो इस तरह के सभी लोग लेक्चर्स दिया करते थे, खासकर कौन बच्चों, जो ऑफिस बॉय होता था वो भी इस तरह के लेक्चर्स ऑथर को आकर के दिया करता था। इसलिए जो ऑथर है वो उसे हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why was the office boy frustrated? हम ये पहले ही जान चुके हैं कि जो ऑफिस बॉय था वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड रहता था। ठीक है, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। Who did he show his anger on? और अपने इस गुस्से को, क्रोध को वो किसको दिखाया करता था। ठीक है बच्चों, तो इसके आंसर को देख लेते हैं। द ऑफिस बॉय हैड जॉइंड द स्टूडियो ईयर्स अगो। ये हमने देख लिया कि उसने बहुत सालों पहले ही स्टूडियो ज्वाइन किया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग, पर उसको क्या उम्मीद थी कि वो क्या बन पाएगा, वो शायद एक एक्टर बन पाएगा, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या फिर लिरिसिस्ट बन पाएगा। द फैक्ट दैट ही एंडेड अप बिकमिंग नन ऑफ दोज लेफ्ट हिम फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन हुआ क्या बच्चों, वो इनमें से कुछ भी नहीं बन पाया बल्कि एक ऑफिस बॉय बनकर ही रह गया। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था, ये हम सभी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज being allowed to go in waste in a department fit only for barbers and pervers। ये चीज वो कहते भी है कि जिसके पास इतना लिटरेरी टैलेंट है, मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, उस टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट में सिर्फ किन के लिए जगह है, बार्बर्स और पर्वर्स के लिए ही जगह है। ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एंगर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, कि अपने गुस्से को किस पे निकाला करते थे, डायरेक्ट हिज एंगर एट दी ऑथर। वो अपने गुस्से को ऑथर पे निकाला करता था। इवन और जब वो, क्योंकि और कब निकाला करता था, जब वो ये देखता था कि ऑथर कुछ भी काम नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ न्यूज़पेपर कटिंग्स कर रहा है, तो उसको जाकर के काफी सारी भरी बुरी चीजें सुनाया करता था। बुरी भला भली बातें कहते थे कि तुम तो कुछ भी काम नहीं करते और तुम्हें इतने ज्यादा सैलरी मिल रही है, और देखो मेरे पास इतना सारा टैलेंट है फिर भी मेरा टैलेंट ये लोग नहीं पहचान रहे हैं, टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस पे निकालता था बच्चों, वो ऑथर पे निकालता था। लेकिन उसको असलियत में फ्रस्ट्रेशन किससे थी, और जो एंगर था वो किससे था, इट वॉज मेंट फॉर कोठामंगलम सुब्बू। क्योंकि वो कोठामंगलम सुब्बू को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था बच्चे, जो कोठामंगलम सुब्बू है उसको काफी अच्छी रैंक दे रखी है डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो उस रैंक को डिजर्व नहीं करता है। और ऑफिस बॉय को ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा एजुकेटेड और लिटरली जो नॉलेज है, साहित्य का जो ज्ञान है वो मुझे है। तो इस वजह से कोठामंगलम सुब्बू का जो गुस्सा है वो ऑथर पे वो निकाला करता था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल? ठीक है, कि जो सुब्बू है वो किसको अपना प्रिंसिपल माना करता था। ठीक है, और कौन उसके प्रिंसिपल थे, तो सुब्बूज के प्रिंसिपल थे, जो बॉस कह सकते हैं, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जो जेमिनी स्टूडियोज के फाउंडर थे वही सुब्बू के प्रिंसिपल भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस। सुब्बू को इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक मेनी साइडेड जीनियस है, यानी कि उसके अंदर काफी सारे टैलेंट हैं। ठीक है बच्चों, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, और आपको उनकी 4 खासियतों को, काबिलियतों को बताना है। सुबु वॉज अ मल्टी डिसिप्लिनेरियन, मतलब उसे काफी सारी चीजें आती थी, उसे कहा जाता है बच्चों मल्टी डिसिप्लिनेरियन। ही वॉज कुड प्रोवाइड सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। वो हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशंस प्रोवाइड करते थे। कुड रिमेन चेयरफुल ऑल द टाइम, और हमेशा खुश रहते थे, चाहे उनकी जो मूवीज हैं वो फ्लॉप हो या हिट हो, वो हमेशा ही खुश रहते हुए लोगों को नजर आते थे। एंड वॉज एन एक्टर, और बहुत अच्छे एक्टर, एक पोएट, एक कवि, और साथ ही साथ एक नोवेलिस्ट यानी कि एक साहित्यकार भी थे। तो ये सारी क्वालिटीज जो है कोठामंगलम सुब्बू की हो जाती है बच्चों। ठीक है, कि एक तो उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता था, उनको, वो एक मल्टी डिसिप्लिनेरियन पर्सन थे, उनको बहुत सारी चीजें करना आता था एक ही बारी में, वो हमेशा खुश रहते थे, एक अच्छे एक्टर, पोएट और नोवेलिस्ट भी थे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाई वाज द लीगल एडवाइजर रेफर्ड टू एज द ऑपोजिट बाय अदर्स? ठीक है, जो लीगल एडवाइजर है उसको सब लोग ऑपोजिट, उसके प्रोफेशन से ऑपोजिट लोग क्यों बताते थे। तो इसका आंसर देखते हैं। अ लॉयर यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट एट द जेमिनी स्टूडियोज। जो लॉयर हुआ करता था वो किसका पार्ट था बच्चों, जो स्टोरी डिपार्टमेंट होता था जेमिनी स्टूडियोज में, उसका वो एक पार्ट था। जैसे कि मेकअप डिपार्टमेंट था, उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से वहां पे एक स्टोरी डिपार्टमेंट वाज आल्सो देयर, दो अ लीगल एडवाइजर वाज सपोज टू बी इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स। एक लीगल एडवाइजर से ये उम्मीद की जाती है कि वो क्या, किन चीजों में इन्वॉल्व रहे, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व रहे। इस केजी येट स्टूपिड आइडिया लेड टू द एंड ऑफ एन एक्ट्रेस करियर। लेकिन उसने क्या किया, एक बार जो एक्ट्रेस
आपको याद होगा बच्चों, बहुत गुस्से में आके बहुत सारी चीजें बोल देती है, वो क्या कर देता है, उसके वीडियो को रिकॉर्ड कर देता है और उस वजह से उस एक्ट्रेस का जो करियर है वो पूरा खत्म हो जाता है। ड्यू टू दिस ही वॉज रेफर टू एज द ऑपोजिट ऑफ अ लीगल एडवाइजर, इसलिए उसको एक लीगल एडवाइजर के ऑपोजिट ही लोग बोलते थे, क्योंकि लीगल एडवाइजर का काम होता है लीगल मैटर्स को सुलझाना, चीजों को सुलझाना, सॉल्व करना। उसने क्या किया, उसने अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट जाकर के, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट ही काम किया, इस वजह से उसको उसके प्रोफेशन लीगल एडवाइजर के ऑपोजिट ही समझा जाता था। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studios? तो जो जेमिनी स्टूडियोज में जो लॉयर थे उसकी ऐसी क्या क्वालिटीज थी जो सबसे उसको स्टैंड आउट करता था। स्टैंड आउट का मतलब होता है बाकी भीड़ से अलग दिखना। ठीक है, मान लीजिए एक भीड़ में सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कोई पर्सन है जो वहां पे एकदम यूनिक नजर आ रहा है, एकदम अलग नजर आ रहा है, तो बच्चों उसको क्या कहेंगे, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। तो लॉयर बाकी जेमिनी स्टूडियोज के बाकी एम्प्लॉयज से कैसे स्टैंड आउट करते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। द लॉयर वोर पैंट्स एंड अ टाई। सबसे पहली बात हो जाती है बच्चों उनका पहनावा, कि वो बाकियों की तरह धोती कुर्ता नहीं पहना करते थे, बल्कि वो क्या क्या पहनते थे, पैंट पहनते थे, एक टाई पहनते थे, एंड समटाइम्स अ कोट, और ऊपर से एक कोट भी पहनते थे। वेयरएज एवरीवन एल्स इन द स्टोरी डिपार्टमेंट वोर सिमिलर खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज एंड क्लमसली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट। क्योंकि बाकी सब खादी धोती पहनते थे और खादी शर्ट पहनते थे, लेकिन वो पैंट शर्ट टाई और कोट पहना करते थे। दस द लॉयर स्टूड आउट, इस वजह से वो जेमिनी स्टूडियोज में सबसे अलग दिखते थे। इफ ही इज अ dispassionate मैन हु डिड नॉट टेक साइड्स, मोreover ही वाज अ लॉजिकल मैन, और वो तर्क के आधार पर बात किया करते थे, एक लॉजिकल व्यक्ति थे, विद नो इमोशनल अटैचमेंट व्हाट्सओवर। मतलब वो भावुक होकर भी कोई बात नहीं करते थे, कोई डिसीजन नहीं लेते थे, बल्कि वो अपने डिसीजन लेते थे, कोई बात करते थे तर्क के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से वो सभी लोगों से थोड़ा सा अलग थे। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस? यानी कि जो लोग जेमिनी स्टूडियोज में काम किया करते थे, क्या उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी? पॉलिटिकल एफिलिएशंस यानी कि बच्चों वो राजनीति की ओर, क्या राजनीति की तरफ उनका कोई पर्टिकुलर झुकाव था? यानी कि क्या वो किसी पर्टिकुलर राजनीतिक आइडिया या फिर किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी पार्टी को फॉलो किया करते थे, इसको कहेंगे बच्चों पॉलिटिकल एफिलिएशन। ठीक है, तो देख लेते हैं। द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन। उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया गया है। The common political notions of the day managed to influence them, but that was limited to wearing। बस एक जो पॉलिटिकल नोशंस उस वक्त चल रहा था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, वो क्या था बच्चों, खादी पहनना। और ये कहाँ से आया था, गांधी जी से आया था। गांधी की फिलॉसफी को वो लोग फॉलो किया करते थे। दे वर अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। हाँ, बट इतना हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिज्म को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे, बट हैड ओनली एन एरोनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो उसको पूरी तरह से समझते भी नहीं थे उस कॉन्सेप्ट को, और उसका उन्होंने क्या एक गलत ही इंटरप्रिटेशन निकाला हुआ था, कि समाजवाद यानी कि कम्युनिज्म का एक गलत अर्थ निकाल करके वो बैठे हुए थे, कि जो समाजवादी लोग होते हैं वो बहुत ही बेकार और खूंखार लोग होते हैं, ये खुद के ही रिश्तेदारों को खत्म कर देते हैं, और बहुत तरह की नेगेटिव नेगेटिव चीजें उनके माइंड में थी, किसके खिलाफ, कम्युनिज्म के खिलाफ। ठीक है अच्छा, तो ये बस इतना ही उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और हाँ, गांधी जी के आइडियाज, विचारों को वो फॉलो किया करते थे, और इसी वजह से वो सब खादी के कपड़े पहनते थे। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको फटाफट से नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट्स, व्हाई वाज द मोरल रीआर्ममेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो? की जो मोरल रीआर्मेंट आर्मी आई थी, उसको स्टूडियो में उसका स्वागत क्यों किया गया था? तो जो फ्रैंक बुचमैन थे बच्चों, मोरल रीआर्मेंट के जो वाज जिनकी वो आर्मी थी, उसको वेलकम किया गया था स्टूडियो में, मेनली बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एसोसिएशन, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे क्या थे, संबंध थे बच्चों। ठीक है, the people at the Gemini studio were averse to communism and hence were ready to play host to the MRA। क्योंकि जो MRA था वो किसके अगेंस्ट था बच्चों, ये कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ थे, इस वजह से। और जो जेमिनी स्टूडियो के एम्प्लॉयज हैं वो भी कम्युनिस्ट लोगों को पसंद नहीं किया करते थे, इसलिए इन लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।